तो ये हमारा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 74। तो क्या बोल रहा है ये? When any person enter into any bail bond, recognizance और other instruments of the same nature, जब भी कोई पर्सन एंटर होता है किसी बेल बॉन्ड के अंदर, बेल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अगर किसी एक्यूज्ड को बेल चाहिए तो उसे कोर्ट के अंदर बेल बॉन्ड जमा करवाना पड़ता है। ये एक तरीके का रिटर्न प्रॉमिस होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि जिस भी तारीख को कोर्ट मुझे बुलाएगा मैं उस तारीख को कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। तो इस तरीके का बॉन्ड साइन करा जाता है और इस बेल बॉन्ड के साथ जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट कोर्ट के अंदर जमा भी करी जाती है। वो एडवांस के तौर पर होता है कि अगर मैं कोर्ट के बुलाने पर नहीं आया तो ये मेरी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फोरफिट करी जा सकती है। तो बेल बॉन्ड के अंदर एडवांस में पैसा जमा कर लिया जाता है ताकि सामने वाला पर्सन अपने प्रॉमिस को ना तोड़े। तो बेल बॉन्ड जो है बेल के समय पर जमा किया जाता है। उसी तरीके से रिकॉग्निजेंस होता है, ये भी एक तरीके का बेल बॉन्ड ही होता है, बस यहाँ पर एडवांस में पैसा जमा नहीं होता बल्कि पैसा जमा करने का प्रॉमिस कर दिया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा तो मैं उस दिन पेश हो जाऊंगा। तो सेक्शन नंबर 74 के एक्सेप्शन में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन एंटर होता है किसी बेल बॉन्ड के अंदर या रिकॉग्निजेंस के अंदर या उसी तरीके के कोई अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम नेचर, तो अगर कोई पर्सन इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एंटर होता है या फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ or under the order of the central government or of any state government gives any bond for the performance of any public duty or act in which the public are interested। तो या तो कोई पर्सन इन तीनों में से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है या फिर लॉ के किसी प्रोविजन के अंडर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंडर या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंडर कोई बॉन्ड जमा करता है, कोई बॉन्ड देता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, किसी पब्लिक ड्यूटी के परफॉर्मेंस को लेकर, पब्लिक ड्यूटी और एक्ट इन विच पब्लिक आर इंटरेस्टेड, जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर बात हो रही है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की, जैसे कि हमारे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई पार्क की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी होती है जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्टेड होती है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से मिलते हैं? गवर्नमेंट जो है मार्केट के अंदर अनाउंस करती है, टेंडर निकालती है, फिर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो उसमें बिड करते हैं और फाइनली जिसकी बिड सबसे कम होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देते समय जो है गवर्नमेंट सामने वाले पर्सन से एक बॉन्ड जमा करवा लेती है, यानी एक रिटर्न प्रॉमिस जमा करवा लेती है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा तो उस केस में तुम इतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है पे करोगे एज अ डैमेजेस। तो यहाँ पर भी प्रीफिक्स डैमेजेस की बात हो रही है। तो चाहे बेल बॉन्ड वाली बात हो चाहे गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो, दोनों ही पॉइंट्स को कवर कर रहा है हमारा ये एक्सेप्शन। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, कोई पर्सन इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, तो वो पर्सन जो है ही शैल बी लायबल अपॉन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी सच इंस्ट्रूमेंट टू पे द होल सम मेंशन्ड देयरइन। तो अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, ये जो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है वो कल को टाइम पे कोर्ट के अंदर नहीं आता या फिर जो है वो पर्सन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, गवर्नमेंट ने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने बेकार रोड बनाई या फिर आधी ही रोड बनाई, आधा ही काम करा आधा काम छोड़ दिया, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की कंडीशन आती है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो उस केस में जितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था एज अ डैमेजेस वो सारा पैसा पे करना पड़ेगा। ही शैल बी लायबल, वो सारा पैसा पे करने के लिए लायबल होगा। किसकी बात हो रही है? ही का मतलब कौन है? ही है यहाँ पर एनी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था। तो चाहे बेल बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर आप इस तरीके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो तो जो अमाउंट आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है एज अ डैमेजेस वो अमाउंट आपको सारा का सारा पे करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है होल सम मेंशन्ड देयरइन, जितना भी अमाउंट मेंशन होगा कॉन्ट्रैक्ट में वो सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए अमाउंट को किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं करते, ना ही लिक्विडेटेड डैमेजेस में और ना ही पेनल्टी में। तो अमाउंट रीजनेबल हो चाहे अनरीजनेबल हो, जितना लिखा हुआ है उतना आपको पे करना ही पड़ेगा। बेसिकली गवर्नमेंट के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट जो है पहले ही कॉन्ट्रैक्टर से एडवांस मनी ले लेती है, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर ही बॉन्ड के साथ एडवांस मनी ले लिया जाता है और फिर अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो गवर्नमेंट ये एडवांस मनी को फॉरफिट कर लेती है। तो समझ में आ रही है बात? अब सवाल ये आता है कि इस पॉइंट को सेक्शन नंबर 74 के एक्सेप्शन में क्यों लिखा गया? अब देखो सेक्शन नंबर 74 के अंदर साफ साफ बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जितना मर्जी प्रीफिक्स डैमेजेस लिख लो लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्री पार्टी को सिर्फ रीजनेबल कंपनसेशन ही मिलेगा, रीजनेबल डैमेजेस ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन का मतलब होता है जनरल रूल का बिल्कुल अपोजिट। जनरल रूल क्या कहता है कि एग्री पार्टी को सिर्फ रीजनेबल डैमेजेस मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी अमाउंट लिखा हो उसमें से रीजनेबल डैमेजेस को अलग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन के अंदर जनरल रूल का बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी अमाउंट लिख दिया जाता है एज अ प्रीफिक्स डैमेजेस वो अमाउंट पूरा का पूरा पे करना पड़ता है, फिर चाहे वो रीजनेबल हो या ना हो। तो समझ में आ रही है बात? अगर हम इसी बात को थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया कि अगर किसी को ये समझने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ से समझ सकता है। इफ
someone signs a legal document promising to do something important for the public, तो अगर कोई पर्सन साइन करता है किसी लीगल डॉक्यूमेंट को, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है जिसके अंदर प्रॉमिस करा जा रहा है कुछ करने का, और करना क्या है, कुछ ऐसा करना है जो कि इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, लाइक ए बेल बॉन्ड और अ गवर्नमेंट ड्यूटी। तो यहाँ पर बेल बॉन्ड और गवर्नमेंट ड्यूटी दोनों की बात आ गई। एंड देन डज नॉट डू इट, लेकिन अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, जो करने को कहा गया था वो नहीं करता, तो उस केस में देन हैव टू पे द फुल अमाउंट दैट द डॉक्यूमेंट सेज। तो ब्रीच होने पर फिर उस पर्सन को पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा। कॉन्ट्रैक्ट में जितना मर्जी अमाउंट लिखा हो सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो समझ में आ गई बात। तो अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आती है तो आप एग्जाम में इसको लिख कर आ जाना, और अगर आपको ये समझ में आता है तो आप एग्जाम में इसको भी लिख कर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर है। तो ये होगा हमारा एक्सेप्शन टू सेक्शन 74। आप देखते हैं नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन। ये भी हमारे सेक्शन 74 का एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 74 के अंदर दो एक्सप्लेनेशन है। पहला हमारा ये एक्सप्लेनेशन 1 है, जिसके अंदर क्या बोला गया है, a stipulation for increased interest from the date of default may be a stipulation by way of penalty। तो क्या बोला गया है, तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसके अंदर इस तरीके की कोई कंडीशन लगाते हो कि अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में डेट ऑफ डिफॉल्ट की डेट से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके की कोई कंडीशन अगर लगाई जाती है तो उस कंडीशन को हम पेनल्टी का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, तब जाके बात समझ में आएगी। ए गिव्स बी a bond of repayment of rupees 1000 with interest at 12% at the end of 6 months with a stipulation that in case of default interest shall be at the rate of 75% from the date of default। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए ने जो है बी से 1000 रुपीज उधार लिए थे, तो यहाँ पर ए बी को कह रहा है कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज वापस कर दूंगा। ए जो है बी को एक बॉन्ड दे रहा है फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपीज 1000 विद इंटरेस्ट एट 12%। ए ने जो 1000 रुपए का उधार लिया है उसके ऊपर ए जो है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, और साथ के साथ इस बॉन्ड के अंदर जो है एक कंडीशन लगी हुई है विद अ स्टिपुलेशन कि अगर ए पैसा देने में डिफॉल्ट करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उस केस में ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 12% से बढ़कर 75% हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। यानी जिस दिन ए डिफॉल्ट करेगा उस दिन से ये रेट 12% की जगह 75% हो जाएगा। अब देख लो कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 12% से 75%, ये तो बिल्कुल ही अनरीजनेबल है। तो ये सीधे सीधे एक तरीके की स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी है। यही बात यहाँ पर बोली गई थी कि अगर कोई इस तरीके की कंडीशन लगाई जाती है जिसके अंदर बोला जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में डिफॉल्ट की डेट से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर कोई बात करी जा रही है फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट तो उसको हम पेनल्टी का नाम देते हैं। तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर बी जो है सिर्फ उतना ही अमाउंट रिकवर करने के लिए एंटाइटल होगा जितना कोर्ट को रीजनेबल लगेगा। ये 75% वाली कंडीशन, इसको हम पेनल्टी बोलेंगे, और सेक्शन 74 ने साफ साफ बोला हुआ है कि पेनल्टी कभी भी अलाउ नहीं होती। तो समझ में आ गई बात। तो अब एक और एक्सप्लेनेशन है सेक्शन नंबर 74 का, एक्सप्लेनेशन 2, इसको भी देख लो। A person who enter into a contract with government does not necessarily thereby undertakes any public duty or promise to do an act in which the public are interested। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात बोली जा रही है कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक ड्यूटी के लिए ही होगा। गवर्नमेंट के साथ करे गए सारे कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड नहीं होते। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग बनवानी है तो उस केस में पब्लिक ड्यूटी की बात कहाँ से आ गई। अगर गवर्नमेंट को कोई बिल्डिंग बनवानी है तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगी, और अगर कल को कॉन्ट्रैक्टर ब्रीच करता है तो उस केस में गवर्नमेंट एग्री पार्टी हो जाएगी और गवर्नमेंट जो है सामने कॉन्ट्रैक्टर से डैमेजेस क्लेम कर सकती है। तो इसमें पब्लिक ड्यूटी की तो कोई बात नहीं आती। पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जिसमें पब्लिक डायरेक्टली रिलेटेड है, पब्लिक का कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट है। लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट को कोई अपनी बिल्डिंग बनवानी है या कोई अपना काम करवाना है, मान लो गवर्नमेंट को किसी ऑफिस के अंदर रिनोवेशन करवाना है, तो उस केस में तो कोई पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है ना। तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि गवर्नमेंट के साथ करा गया हर कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। समझ में आ गई बात। तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये बात यहाँ पर क्यों बोली जा रही है। तो देखो ध्यान से, ऊपर हमने एक्सेप्शन देखा था, एक्सेप्शन के अंदर साफ साफ बोला गया था कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्टेड होती है तो उस केस में कल को अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो सारा का सारा प्रीफिक्स डैमेजेस पे करना पड़ेगा। फिर चाहे वो प्रीफिक्स डैमेजेस रीजनेबल हो या ना हो, सारा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ करे गए उस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्टेड है। लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 ने बोल दिया कि हर कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं होता। तो गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उस केस में हमारा सेक्शन नंबर 74 अप्लाई होगा, जो हमें कहता है कि प्रीफिक्स डैमेजेस आप जितना मर्जी लिख लो, आपको सिर्फ रीजनेबल कंपनसेशन ही मिलेगा। तो समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 74 हो गया। हमने इसके अंदर सारी बातों को समझ लिया। अब यहाँ पर जो है सेक्शन 74 के अंदर ही दो छोटी छोटी बातें और बची हैं। यहाँ पर इस नोट को देखो, एक है हमारा अर्नेस्ट मनी और दूसरा है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है, लगते दोनों सेम ही है। अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है काइंड ऑफ एडवांस पेमेंट। अर्नेस्ट मनी को आप एडवांस पेमेंट भी बोल सकते हो।
जो पेबल करी जाती है बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी आउट ऑफ अ लार्जर अमाउंट पेबल। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो, ए एग्री टू बाय गुड्स फ्रॉम बी एंड पे हिम 5000 इन एडवांस एज अ अर्नेस्ट मनी। तो ए जो है बी से 50,000 के गुड्स परचेज कर रहा है, जिसके लिए ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे 5,000 रुपए एडवांस दे दिया। तो ये जो 5,000 रुपए एडवांस दिया गया है ए की तरफ से, इस एडवांस को बोलते हैं हम अर्नेस्ट मनी। तो जब भी आपने कोई बड़ा अमाउंट पे करना होता है, कोई बड़ा ऑर्डर होता है, तो उस केस में हमें एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वहां पर भी आप अर्नेस्ट मनी जमा करवाते हो, एडवांस में टोकन अमाउंट जमा करवाते हो, तो वो टोकन अमाउंट हमारी अर्नेस्ट मनी कहलाती है। ये एक तरीके की एडवांस पेमेंट होती है जो कि बाद में परफॉर्मेंस के टाइम पर एडजस्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ए बी से 50,000 के गुड्स बाय कर रहा है और ए ने जो है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे 5,000 रुपए एडवांस पे कर दिया एज अ अर्नेस्ट मनी, तो अब इस केस में आगे जाके जब ए गुड्स को बाय करेगा और पूरी पेमेंट करेगा तो वहां पर ये जो अर्नेस्ट मनी है, यानी ये जो 5,000 रुपए है, ये एडजस्ट हो जाएंगे उस 50,000 में। टोटल प्राइस जो 50,000 है उसमें से 5,000 रुपए कम कर दिए जाएंगे और ए जो है बी को 45,000 रुपीज पे करेगा। तो समझ में आ रही है बात। अर्नेस्ट मनी को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से पार्ट परफॉर्मेंस होती है। तो अर्नेस्ट मनी का मतलब आपको क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि सेक्शन नंबर 74 के अंदर अर्नेस्ट मनी की बात क्यों करी जा रही है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द अर्नेस्ट मनी मे और मे नॉट बी लाइबल टू बी फॉरफिटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इफ बायर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो बी से 50,000 के गुड्स बाय करेगा और साथ के साथ ए ने जो है 5,000 की अर्नेस्ट मनी भी जमा करवा दी। लेकिन अगर मान लो कल को ए मना कर देता है, ए बोल देता है बी से कि अब मुझे तुमसे गुड्स बाय नहीं करने, तुम एक काम करो मेरे 5,000 रुपए मुझे वापस कर दो, तो क्या इस केस में बी ए को 5,000 रुपए वापस करेगा। तो इसी की बात हो रही है, इसी 5,000 रुपए की बात हो रही है। क्या ये 5,000 रुपए की अर्नेस्ट मनी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर बायर को वापस मिलेंगे। तो यहाँ पर इसी बात को बताया जा रहा है कि अर्नेस्ट मनी सेलर के द्वारा फोरफिट करी जा भी सकती है और नहीं भी करी जा सकती है। अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उस केस में देखना पड़ेगा कि अर्नेस्ट मनी रीजनेबल है कि नहीं है। यहाँ पर 50,000 की ट्रांजेक्शन थी जिसके अंदर 5,000 का एडवांस था, यानी 5,000 रुपए अर्नेस्ट मनी थी, तो ये बिल्कुल रीजनेबल हो सकती है। हो सकता है बी का 5,000 रुपए का नुकसान हो जाए एक एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से, तो ये पॉसिबल है। 50,000 में 5,000 की अर्नेस्ट मनी बिल्कुल रीजनेबल है। लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर ए ने जो है बी को एडवांस में 30,000 रुपए दे दिए होते, 50,000 की ट्रांजेक्शन में 30,000 रुपए ए बी को एडवांस भी दे चुका होता और फिर उस केस में ए आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता, तो क्या फिर वहां पर बी उस पूरे के पूरे 30,000 को फॉरफिट कर सकता था। तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी हमें देखना पड़ता है, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है वो ठीक है, लेकिन अर्नेस्ट मनी फॉरफिट करी जाएगी या नहीं करी जाएगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो अर्नेस्ट मनी है ये रीजनेबल अमाउंट है कि नहीं है। 50,000 की ट्रांजेक्शन में 30,000 तो एक तरीके से आधे से ज्यादा पेमेंट हो गई, ये कहाँ से रीजनेबल है। तो रीजनेबल क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है केस टू केस, फैक्ट टू फैक्ट। तो एग्जाम में जो है जनरली अर्नेस्ट मनी को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बाई चांस अगर आ जाए तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम में आ जाए तो आप कर सकोगे। अब देखो इसी को लेकर यहाँ पर एक नीचे नोट भी दे रखा है, वेयर अ बायर हैज पेड अर्नेस्ट मनी which is liable to be forfeited if buyer breaks the contract, then on the contract being broken by him the seller may forfeit the amount if it is a reasonable amount। यहाँ पर बोला गया है कि अगर अमाउंट रीजनेबल है तो उस केस में सेलर जो है अर्नेस्ट मनी को फॉरफिट कर सकता है। अब आप ये मत कहना कि अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा तो उस केस में सेलर ही अर्नेस्ट मनी फॉरफिट कर देगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सेलर की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में तो सेलर को पैसा वापस करना ही पड़ेगा, वो तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर तो बात हो रही है बायर की, तो समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया हमारा अर्नेस्ट मनी का कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट को। अब देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको अर्नेस्ट मनी जैसा ही लगेगा, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ पेमेंट मेड एज अ गारंटी दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी फुलफिल्ड बाय अ पर्सन हु हैज पेड द डिपॉजिट। तो देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एडवांस पेमेंट ही होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है तो उस टाइम पर एडवांस के तौर पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा जाता है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली जो एडवांस पेमेंट होती है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कराने की एक गारंटी होती है। सामने वाली पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कराने के लिए गारंटी के तौर पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाती है। अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा होगा तो उस केस में सीधी बात है आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखी है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता हूँ तो उस केस में मेरा ही पैसा फॉरफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो सेम ही बात आ रही है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो आपका पैसा फॉरफिट हो जाएगा। तो ये भी तो बिल्कुल अर्नेस्ट मनी वाला कॉन्सेप्ट है। तो फर्क क्या है इन दोनों में। तो देखो इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस ये है कि अर्नेस्ट मनी जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का पार्ट होता है। ऊपर हमने एग्जांपल देखा था, अगर आप 50,000 की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उस केस में आप 5,000 का अर्नेस्ट मनी जमा करवाते हो, तो ये 5,000 का अर्नेस्ट मनी आपका बाद में
फुल पेमेंट के टाइम पे एडजस्ट हो जाएगा। आपको बाद में 50,000 की जगह सिर्फ 45,000 ही जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये तो अर्नेस्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में अगर आप 50,000 की ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस केस में अगर आप 5,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाते हो तो वो 5,000 रुपए आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं कहलाता। ये 5,000 रुपए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाए। बाद में जब आप अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर दोगे तो उस केस में आपको ये डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी परफॉर्मेंस के साथ एडजस्ट नहीं होता, या हमारी परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं होता। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी के अंदर। बाकी दोनों के अंदर एडवांस पेमेंट ही होती है, और दोनों के दोनों इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि जो है सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे, उसको डर रहे कि मेरा पैसा फॉरफिट हो सकता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के केस में क्या होता है कि अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया और फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फॉरफिटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर तो कुछ रीजनेबल वाली बात भी नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता ही रीजनेबल है। अगर आपसे कुछ सिक्योरिटी जमा करवाई जा रही है तो वो होती ही रीजनेबल है, वहां पर कोई अनरीजनेबल वाली बात नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पर शेल का इस्तेमाल करा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। तो समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 74 पूरा कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा डैमेजेस वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। हम देख रहे थे रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर मैंने आपको 5 तरीके की रेमेडीज बताई थी। उसमें से हमने अपनी सेकंड वाली रेमेडी स्टार्ट करी थी, सूट फॉर डैमेजेस। तो डैमेजेस के अंदर हमने कई सारे टाइप्स देखे, तो इसके साथ हमारा डैमेजेस वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो डैमेजेस वाली रेमेडी ही सबसे ज्यादा बड़ी थी, इसके अंदर बहुत सारी बातें थी, और एग्जाम के लिए भी डैमेजेस वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब बाकी बची हुई 4 रेमेडी तो हम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, उसके अंदर ज्यादा कोई बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी।